Hello everyone and welcome back to Code with Ria. So in today's lecture we would be talking about inheritance. So basically inheritance होता क्या है? It is one of the most important feature of OOPS. Important feature of OOPS. In the very first lecture we had talked about C++ main pillars. जो कि हमारे पास 4 मेन पिलर्स होते हैं. सबसे पहला हमारे पास आ जाता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन. सेकेंडली हमारे पास आता है इनहेरिटेंस. थर्डली इट इज इनकैप्सुलेशन एंड द वेरी फोर्थ इज पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, हमारे पास ये चारों के चारों उसके पिलर्स होते हैं. इनको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. पूरी की पूरी इन 4 टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करती है. एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद इनहेरिटेंस. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट. सो इनहेरिटेंस में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि इनहेरिट हो रही है. क्या इनहेरिट हो रहा है? प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो भी हैं वो इनहेरिट हो रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एनालॉजी से समझते हैं अपन. आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर आए हो. कुछ फीचर्स है लाइक हेयर कलर क्या होगा, हेयर का टाइप किस तरीके का होगा, स्ट्रेट, कर्ली, बेबी, आईज का कलर कैसा होगा. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि इनहेरिट हुए हैं आप में फ्रॉम योर पेरेंट्स. ऐसे ही हम क्या करते हैं, हम इसी कॉन्सेप्ट को क्लास के अंदर यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज अ क्लास 1 एंड सेकेंड वन इज क्लास बी. ना यहाँ पर क्लास बी क्या कर रही है, ये ए के कुछ फीचर्स है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको इनहेरिट कर रही है. अब ये करना जरूरी क्यों होता है उसके बारे में बात करते हैं. अगर हम इनहेरिटेंस को यूज करते हैं इट इंक्रीजेस द कोड रीयूजेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सेक्शन ऑफ कोड जो कि मैंने ए क्लास के अंदर भी लिखा हुआ है एंड मुझे वही सेम सेक्शन ऑफ कोड बी क्लास के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना है, वहां पर भी यूज करना है. Now rather than writing the whole code again and again in class B, then in class C and so on, I can just inherit those properties from class A. तो इसको हम बोलते हैं inheritance. Let's just write the definition of inheritance सबसे पहले. ठीक है? Yes. So it provides us the capability to reuse the pre-existing code. जो कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इन प्रीवियस क्लासेस, हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं इन आवर न्यूली मेड क्लासेस टू आवर न्यू प्रोजेक्ट. ठीक है. नाउ इट इज ऑलवेज बेटर टू रीयूज द प्री एग्जिस्टिंग कोड रादर देन डेवलपिंग ऑल ओवर अगेन. अभी हमने इसके बारे में बात करी है. तो ये रीयूजेबिलिटी का जो फीचर है ये हमको कौन प्रोवाइड करता है? इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है. वाइवा के अंदर क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास रीयूजेबिलिटी का जो फीचर है वो हमें कौन सा पिलर प्रोवाइड कर पाता है, तो इनहेरिटेंस विल बी द आंसर. नाउ देयर आर सम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. इसके पास हमारे पास ऑलमोस्ट 5 टाइप्स के होते हैं इनहेरिटेंस. लेट्स टॉक अबाउट इट कि कौन कौन से होते हैं. द वेरी फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस. सेकेंड आ जाता है हमारे पास मल्टीपल. थर्डली हमारे पास आ जाता है मल्टी लेवल. फोर्थली हमारे पास आता है हाइब्रिड एंड द फिफ्थ वन इज हायरार्किकल. ये इसकी स्पेलिंग को थोड़ा सा चेक कर लेना. नाउ हम सबसे पहले बात करने वाले हैं सिंगल इनहेरिटेंस की. मैं आज आपको सारे के सारे इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दूंगी एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम इसको बिल्कुल डिटेल के अंदर विद प्रोग्राम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कवर अप करने वाले हैं. आज इसी के साथ हम एक टेबल को भी डिजाइन करने वाले हैं जो कि पूरे के पूरे इनहेरिटेंस टॉपिक के अंदर हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाली है. सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंगल इनहेरिटेंस के बारे में बताती हूँ कि होता क्या है. So basically in this type of inheritance, one class is being inherited by another class. For example, मेरे पास यहाँ पर एक क्लास A बनी हुई है एंड यहाँ पर मेरे पास एक क्लास B है. क्लास B क्या कर रही है? क्लास A के कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स को इनहेरिट कर रही है. नाउ ये जो A क्लास है जो कि अपने फीचर्स को इनहेरिट करने दे रही है, इसको हम बोल सकते हैं एज अ बेस क्लास.
या तो आप इसको बेस क्लास बोल दो, या फिर आप इसको सब क्लास बोल सकते हो, सब नहीं सुपर क्लास बोल सकते हो, या फिर इसको बोल सकते हो आप पेरेंट क्लास। ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी आप नोटेशन ए के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हो। सिमिलरली बी को आप बोल सकते हो डिराइव्ड क्लास, या फिर सब क्लास, या फिर चाइल्ड क्लास। अब यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम ए को यहाँ पर बेस क्लास बोल रहे हैं तो हम बी को भी डिराइव्ड क्लास ही बोल रहे हैं, उसको या तो हम सब क्लास या फिर चाइल्ड क्लास नहीं बोलना चाहिए। बेस के साथ डिराइव्ड, सुपर के साथ सब एंड पेरेंट के साथ चाइल्ड क्लास, यही नोटेशन आपको यूज करना होता है। ठीक है, मैं जब तक आपको इनहेरिटेंस पढ़ा रही हूँ जब तक आई बी यूजिंग वन टाइप ऑफ नोटेशन ओनली एंड दैट इज बेस एंड डिराइव्ड क्लास। हम यूज करने वाले हैं कि बेस क्लास कौन सी होने वाली है हमारी और डिराइव्ड क्लास कौन सी होती है। तो सिंगल इनहेरिटेंस इज अ इनहेरिटेंस जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही बेस क्लास होती है और एक ही हमारे पास डिराइव्ड क्लास होती है। ठीक है, द सेकेंड वन इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। सेकेंड की बात करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। So basically in multiple inheritance there are more than one classes that is being inherited by another class। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास काफी सारी बेस क्लासेस है, उन सारी बेस क्लासेस को सिर्फ एक डिराइव्ड क्लास इनहेरिट कर रही है। यहाँ पर हमने क्लास ए बनाई, क्लास बी एंड क्लास सी। यहाँ पर एक क्लास डी है, क्लास डी का क्या करना है, क्लास डी ने बोला कि मेरे पास ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो कि मेरे ए के अंदर भी हैं, बी के अंदर भी हैं और सी के अंदर भी मेंशन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इन तीनों क्लास को इनहेरिट करवा देंगे इन डी। तो अब डी के पास ए के भी फीचर्स हैं, बी के भी फीचर्स हैं और सी के भी फीचर्स हैं। इन तीनों फीचर्स को क्या करिए, इन क्लासेस से इनहेरिट कर रही है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर आपके पास मोर देन वन बेस क्लास होती है एंड जस्ट वन डिराइव्ड क्लास। ठीक है, नाउ थर्ड के अंदर, थर्ड हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मल्टी लेवल। मल्टी लेवल इज वेरी मच सिमिलर टू द सिंगल इनहेरिटेंस दैट वी हैव जस्ट डन। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता था कि हमारे पास सिर्फ एक बेस क्लास होती थी एंड इट वाज डिराइव्ड एंड इट वाज इनहेरिटेड बाय अनदर डिराइव्ड क्लास। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एक डिराइव्ड क्लास है वो किसी सेकेंड क्लास के लिए एक बेस क्लास का काम कर रही है। दैट इज कि बी क्लास को भी कोई इनहेरिट कर रहा है एंड सो ऑन। यहाँ पर आप क्या करो, सिंगल इनहेरिटेंस ही यहाँ पे फॉलो हो रहा है बट मल्टीपल स्टेप्स के अंदर फॉलो हो रहा है, मल्टीपल लेवल्स है। यहाँ पर हमारे पास एक लेवल आ गया, देन ये सेकेंड लेवल आ गया, यहाँ पर बी ए को इनहेरिट कर रहा है, यहाँ पर सी बी को इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब सी क्लास ने बी क्लास को इनहेरिट करा, दैट मीन्स कि अगर हम केस 1 की बात करें जहां पर हमारी ए बेस क्लास की तरह काम कर रही है और बी डिराइव्ड क्लास की तरह काम कर रही है, केस 2 क्या बन जाता है हमारे पास कि हमारी जो बी है वो एज अ बेस क्लास काम कर रही है और जो सी है वो एज अ डिराइव्ड क्लास काम कर रही है। तो अब सी क्लास ने क्या करा, इसके पास बी के तो फीचर्स थे ही लेकिन इसी के साथ इसके पास ए के भी फीचर्स आ गए। कैसे आ गए, क्योंकि अगर हम क्लास बी की बात करें तो बी के पास अपने एडिशनल फीचर्स तो थे लेकिन इसने ए के भी फीचर्स को इनहेरिट करा था। और अब हमारे पास क्या है, ये बी क्लास सी इनहेरिट कर रहा है तो उसके पास बी के भी फीचर्स आएंगे एंड बी ऑलरेडी ए के फीचर्स को इनहेरिट कर रहा था तो उसके पास ए के भी फीचर्स आ जाएंगे। तो सी हमारे पास क्या होगा कि सी के पास सी के भी फीचर्स हैं, बी के भी फीचर्स आ गए और ए के भी फीचर्स आ गए। ठीक है, now the very fourth one is hierarchical। now in this one hierarchy is maintained over here। hierarchy किस तरीके से मेंटेन होती है कि अगर ये क्लास बी है, ये दो क्लास इनहेरिट कर रही है, ये बी है और ये सी है। बी एंड सी क्या कर रही है, ये दोनों ए को इनहेरिट कर रही है। दैट मीन्स कि ए इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास फॉर मोर देन वन डिराइव्ड क्लासेस। तो हायरार्की के अंदर हमारे पास सिर्फ एक बेस क्लास होती है एंड देयर आर मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, अब ऐसे ही ये आगे भी चलता जाएगा कि सी को भी कोई इनहेरिट कर रहा है, बी को भी कोई इनहेरिट कर रहा है, तो इस तरीके से हायरार्की चलेगी। नाउ द फिफ्थ वन इज हाइब्रिड।
हाइब्रिड वैसे कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसमें हमने अभी तक जितने 4 हमने टाइप्स पढ़े इनहेरिटेंस के, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। अगर हम इनमें से कोई भी 2 या फिर 3 इनहेरिटेंस को कंबाइन कर दे तो हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन के आ जाता है। तो इसकी मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ लिखवा देती हूँ। when we combine more than 2 types of, 2 भी हो सकता है या फिर more than 2 भी हो सकता है, then 2 types of inheritance into one, एक में, then it is known as hybrid inheritance। ठीक है, इसका अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्लास ए है, क्लास ए वॉज बीइंग इनहेरिटेड बाय क्लास बी। तो यहाँ पर तो हमारा हो गया सिंगल इनहेरिटेंस। अब अगर यहाँ पर मैंने हायरार्की कर दिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक बी क्लास है, यहाँ पर एक मेरे पास सी क्लास है। तो यहाँ पर अगर मैं केस 1 की यहाँ पर बात करूं, केस 1 की अगर मैं बात करूं तो ए क्लास इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास एंड बी क्लास इज एक्टिंग एज अ डिराइव्ड क्लास। और अगर सिर्फ इन दोनों को ही कंसिडर करा जाए तो ये सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर आते हैं। अगर केस 2 को कंसिडर करा जाए तो यहाँ पर बी इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास, सी एंड डी आर एक्टिंग एज अ डिराइव्ड क्लास। और अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर एक हायरार्की मेंटेन हो रही है। ठीक है, और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है, हाइब्रिड। या ऐसा जरूरी नहीं है कि हम सिंगल को हायरार्की के साथ ही कंबाइन कर सकते हैं, आप सिंगल को मल्टीपल के साथ भी कंबाइन करके देख सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं, ये कुछ टाइप्स हैं अपने इनहेरिटेंस के। इनको अभी मैंने आपको बस एक ओवरव्यू बताया है कि कौन सा टाइप का इनहेरिटेंस क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर से इसको डिटेल में करने वाले हैं। अभी हम इसका सिंटैक्स देखने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है, सिंटैक्स की जब हम बात करते हैं तो अभी मैं आपको 2 ही क्लास का यहाँ पे एग्जांपल लेके दिखा रही हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक क्लास ए है एंड यहाँ पर क्लास बी है। ठीक है, क्लास ए के अंदर कुछ एक्सेस स्पेसिफायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पब्लिक है और प्रोटेक्टेड। ठीक है, इसके पास ये 2 एक्सेस स्पेसिफायर्स है। बी के पास भी ऐसे ही कुछ भी एक्सेस स्पेसिफायर्स होंगे। ना इधर हम लगाते हैं एक कॉलन, क्योंकि हमारे पास डिराइव्ड क्लास जो है वहां पर हम लिखने वाले हैं अपनी इनहेरिटेड क्लास का नाम, जिससे हम फीचर्स को इनहेरिट करना चाहते हैं। ना यहाँ पर हम लिख रहे होते हैं विजिबिलिटी मॉडिफायर। विजिबिलिटी मॉडिफायर, अब ये विजिबिलिटी मॉडिफायर क्या होता है इसी के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। एंड देन हियर वी राइट द नेम ऑफ द क्लास दैट इज बीइंग इनहेरिटेड। यहाँ इस केस के अंदर हमारे पास वो क्लास ए बन जाती है। अब विजिबिलिटी मॉडिफायर्स के बारे में बात करते हैं कि ये होती क्या। हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट जब टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स की बात करी थी एंड मैंने आपको स्लैश लगाकर ये भी लिखवाया था कि इसको हम विजिबिलिटी मॉडिफायर्स भी बोलते हैं जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। ठीक है, अब एक्सेस स्पेसिफायर्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। विजिबिलिटी मॉडिफायर्स भी हमारे पास 3 टाइप्स के, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड द लास्ट वन इज पब्लिक। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक टेबल बनाने वाले हैं जिसको आपको काफी अच्छे से कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम उसको इनहेरिटेंस के प्रोग्राम्स के अंदर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो दिस इज द टेबल दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर हमने उन एक्सेस स्पेसिफायर्स के नाम लिखे हैं जो कि हमारे पास डेटा मेंबर्स हैं ऑफ बेस क्लास। दैट मीन्स कि बेस क्लास के अंदर जो हमारे डेटा मेंबर्स डिफाइंड है वो हमने कहाँ पर डिक्लेयर कर रखे हैं। हमने उसको प्राइवेट सेक्शन में डिक्लेयर करा है, प्रोटेक्टेड में करा है या फिर पब्लिक में करा है, हमने उनकी यहाँ पर बात करी है। नाउ विजिबिलिटी मॉडिफायर्स ये हैं कि जो डेटा मेंबर्स हम बेस क्लास से इनहेरिट करना चाहते हैं उसको हम डिराइव्ड क्लास के किस सेक्शन के अंदर डालना चाहते हैं, आइदर प्राइवेट में डालना चाहते हैं, प्रोटेक्टेड में डालना चाहते हैं या फिर पब्लिक के अंदर ऐड करना चाहते हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले हमको ये बात पता है कि जो हमारे पास बेस क्लास होती है, बेस क्लास का कॉन्सेप्ट छोड़ो, हमारे पास कोई भी क्लास होती है तो उसके जो भी प्राइवेट मेंबर्स होते हैं हम उसको
उस सेम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो क्लास ए के बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं, they can't be inherited by the derived class, that is the class B। तो इसका मतलब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ऑफ डेटा मेंबर्स दैट इज बेस क्लास, उसको क्या हम एक्सेस कर पा रहे हैं, क्या हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर पा रहे हैं, एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रॉस। विजिबिलिटी मॉडिफायर तो ये बता रहे हैं कि ये जो हमने सेक्शन को एक्सेस करा है ऑफ बेस क्लास, उसको हम डिराइव्ड क्लास में किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे तो हम उसको ना ही यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम तीनों ही सेक्शंस के अंदर क्रॉस लिख देंगे क्योंकि प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल नहीं है ऑफ द बेस क्लास। सेकेंड बात करते हैं प्रोटेक्टेड की। अगर मैंने यहाँ पर एक क्लास ए बनाई है एंड उसके अंदर प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर मैंने कुछ डेटा मेंबर्स को लिख रखा है, ठीक है, मैंने यहीं पर क्लास बी बनाई है एंड उसके अंदर मैं हो सकता है कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर, यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि क्लास ए के अंदर प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर हमने जो डेटा मेंबर्स लिख रखे हैं, क्लास बी के अंदर मैं जब उन्हें एक्सेस करूं तो वो प्राइवेट सेक्शन में आने चाहिए। तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा कि जो हम प्रोटेक्टेड लेकर आ रहे हैं वो अल्टीमेटली प्राइवेट हो जाएंगे, फिर हम उसको और किसी सेकेंड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम प्रोटेक्टेड मेंबर्स किसी बेस क्लास का एक्सेस करते हैं एंड उसे विजिबिलिटी मॉडिफायर देते हैं प्राइवेट, तो फिर वो प्राइवेट की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर क्लास ए के अंदर प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर हमने डेटा मेंबर लिखा है और क्लास बी जो कि हमारी डिराइव्ड क्लास है उसके अंदर भी हम उसे प्रोटेक्टेड दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हम कर सकते हैं। और फिर वो किस सेक्शन के अंदर आएंगे, वो हमारे पास प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर ही आने वाले हैं। तो हम बेस क्लास में जो हमने प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर डेटा मेंबर्स लिख रखे हैं, अगर हम उसे क्लास बी के अंदर पब्लिक सेक्शन में लिखना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन फिर वो प्रोटेक्टेड की कैटेगरी के अंदर ही डिफाइंड होंगे, वो ऐसे पब्लिकली डिफाइंड नहीं हो सकते। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रोटेक्टेड की, प्रोटेक्टेड मेंबर के प्रोटेक्टेड के अंडर यहाँ पर आएगा। अब बात करते हैं पब्लिक की। अगर मैंने जो क्लास ए दैट इज द बेस क्लास, वहां से जो मैं डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रही हूँ वो अगर पब्लिकली डिफाइंड है, यहाँ पर लिख लेते हैं पब्लिकली अगर वो डिफाइंड है, तो मैं चाहती हूँ कि वो क्लास बी के अंदर प्राइवेट में आ जाए, तो बिल्कुल पॉसिबल है, वो प्राइवेट सेक्शन के अंदर आ जाएगा। अगर क्लास ए के अंदर पब्लिक में मैं क्लास बी के अंदर उसे प्रोटेक्टेड के अंदर दिखाना चाहती हूँ तो वो भी पॉसिबल है, वो भी आ जाएगा। और अगर क्लास ए में भी पब्लिक सेक्शन है और मैं उसको क्लास बी के भी पब्लिक सेक्शन के अंदर ही दिखाना चाहती हूँ तो वो भी पॉसिबल है, यहाँ पर पब्लिक आ जाए। ठीक है, तो द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इजीएस्ट वन इज कि जो हमारे पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर्स होता है वो किसी को यहाँ पे मना नहीं करता, बोलते हैं कि अगर आपको प्राइवेट में रखना है तो आप प्राइवेट में रख लो, प्रोटेक्टेड में रखना है प्रोटेक्टेड में भी रख सकते हो, पब्लिक में रखना है पब्लिक में रख दो, किसी के लिए मना नहीं करेगा। प्राइवेट के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइवेट किसी को भी एक्सेस नहीं देता है यहाँ पर। एंड प्रोटेक्टेड की जब हम बात कर रहे हैं तो अगर हम उसको प्राइवेट में लिखना चाहते हैं तो वो प्राइवेट में चला जाएगा, बिकॉज प्राइवेट यहाँ पर ज्यादा सिक्योर रहता है। प्राइवेट इज मोर सिक्योर देन प्रोटेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड इज मोर सिक्योर देन पब्लिक। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्राइवेट की जब आप बात करते हो तो ना तो आप किसी दूसरी क्लास से इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको आप जिस क्लास के अंदर ये डिफाइंड है, डिक्लेयर्ड है, आप वहीं पर इसको यूज कर सकते हो थ्रू द पब्लिक सेक्शन ऑफ द सेम क्लास। तो यहाँ पर हमारे पास आता है प्राइवेट, लेकिन प्रोटेक्टेड को हम इनहेरिट भी कर सकते हैं। मतलब क्लास ए के अंदर अगर मैंने कुछ मैटर लिख रखा है, अगर मैं चाहती हूँ क्लास बी के अंदर भी है तो वो हम कर सकते हैं, जो कि अभी अभी हमने कर देखा। और पब्लिक सेक्शन हम किसी भी क्लास में उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए पब्लिक। तो इसकी बिल्कुल लीस्ट सिक्योरिटी होती है, इट इज द मोस्ट सिक्योर वन। एंड प्रोटेक्टेड भी सिक्योर होता है, इट इज ऑल्सो सिक्योर, बट ये हमको इनहेरिटेंस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों का हमको ध्यान रखना है। नाउ अब हम ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया सिंटैक्स, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हमने ऐसा क्यों लिखा। अगर यहाँ पर प्रोटेक्टेड के अंदर जो डेटा मेंबर्स है उसको मैं यहाँ पर पब्लिक के अंदर दिखाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर पब्लिक लिखूँ। अगर यहाँ पर जो प्रोटेक्टेड है प्राइवेट है, अगर मैं उसको यहाँ पर पब्लिक में दिखाना चाहती हूँ तो वो भी हो सकता है। अगर आप यहाँ प्रोटेक्टेड की जगह पे प्राइवेट लिखो
एंड देन यू ट्राई टू एक्सेस द डेटा मेंबर्स ऑफ क्लास ए, तो वो वहां पर आपको एरर देगा। एरर क्यों देगा? बिकॉज सबसे पहले तो वो एक प्राइवेट मेंबर है, तो वो सेम क्लास के अंदर तो एक्सेसिबल है, लेकिन आपने उसको इनहेरिट करने की कोशिश करी है और आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो उस तरीके से। ठीक है, तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ऑल्सो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वाइवा के पर्सपेक्टिव व्यू से, इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा। ठीक है, ऑल्सो अगर आपके एग्जाम के अंदर इनहेरिटेंस के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो आप अगर ये टेबल बना के रहोगे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज ही मिलेगी। नाउ लेट्स सी द सिंगल इनहेरिटेंस इन डिटेल। सिंगल इनहेरिटेंस की अभी हम बात करते हैं। आज हम सिंगल इनहेरिटेंस को थोड़ा सा डिटेल के अंदर पूरा कवर अप कर लेंगे, एंड जो हमारे पास बाकी के 4 टाइप्स बचेंगे उसको हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं। नाउ सिंगल इनहेरिटेंस को वैसे मैंने आपको ऑलरेडी ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन लेट्स जस्ट राइट द डेफिनेशन ओवर हियर। Just a minute, yes. So when one base class is being derived by a single derived class, then it is known as single inheritance। यहाँ पर आप एग्जाम्पल के अंदर कुछ इस तरीके का फ्लो चार्ट बनाकर दिखा सकते हो कि यहाँ पर जो क्लास ए है उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो बी क्लास क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। एंड यहाँ पर लिखना जरूरी है कि ये बेस क्लास है एंड यहाँ पर ये क्या है, डिराइव्ड क्लास। अब जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखकर बताया था, बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, वो आपको सब कुछ एक ही जगह पे नहीं लिख देना है। पहले मैंने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, लेकिन जब आप एग्जाम में लिख रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप सिर्फ एक ही नोटेशन को पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर लेके चल रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर हमने बेस और डिराइव्ड यूज कर लिया, देन जब हम मल्टीपल या मल्टी लेवल की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमने पेरेंट चाइल्ड को यूज कर लिया। तो एक अपन को क्या सिमेट्री रखनी होती है अपने पेपर के अंदर, सो दैट एग्जामिनर ऑल्सो डजंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। एक नॉर्मल एडिशन करने वाले हैं हम 2 नंबर्स का। सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं अपनी, iostream, देन यूजिंग नेम स्पेस std। यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं ए के नाम से। नाउ इसके अंदर हम प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर, क्योंकि प्राइवेट को तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे, प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम का वेरिएबल बना लिया। नाउ पब्लिक सेक्शन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं void input, एंड इसके अंदर हम क्या करवाने वाले हैं, यूजर से ए की वैल्यू को इनपुट करवा लेंगे, एंटर द नंबर। ठीक है, एंड यहाँ पर cn, ए के अंदर हमने क्या करा, वैल्यू को इनपुट करा लिया। यहाँ पर हमारे पास क्लास ए का यहाँ पर खत्म हो गया। अब आ जाओ क्लास बी पे। क्लास बी हमने बनाई। क्लास बी में चाहती हूँ कि क्लास ए के डेटा मेंबर्स को इनहेरिट कर ले, यूज कर ले, मुझे दोबारा से ए को डिक्लेयर करने की जरूरत ना पड़े, और मैं ये चाहती हूँ कि पब्लिक सेक्शन में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पब्लिक। पब्लिकली हम ए को क्या कर रहे हैं, यूज करना चाहते हैं, इनहेरिट करना चाहते हैं। एंड इसके बाद हम इसके प्राइवेट सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल और बना लेंगे। क्लास बी के अंदर अगर हम प्राइवेट सेक्शन के अंदर बनाते हैं तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम क्लास बी की ही बात कर रहे हैं। क्लास बी इज द डिराइव्ड क्लास ओवर हियर, तो यहाँ पर जितने भी फंक्शंस को हम परफॉर्म करने वाले हैं, ऑपरेशंस को, वो सारे क्लास बी के अंदर ही होने वाले हैं, पब्लिक सेक्शन के अंदर। तो अगर हम यहाँ पर डिफाइन कर भी देते हैं तो भी हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। नाउ पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाएंगे void get data, ताकि हम बी की भी वैल्यू को इनपुट करवा लें। एंटर द सेकेंड नंबर, यस, सेकेंड नंबर को एंटर करवा लेंगे, \n कर देंगे यहाँ पर cn एंड b की वैल्यू को हमने क्या करा, यहाँ पर इनपुट करवा लिया। अब एडिशन करवाना है तो यहाँ पर एक और फंक्शन बना लेते हैं void add, या फिर void sum के नाम से फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर करवा देते हैं प्रिंट अपना। या तो आप एक थर्ड वेरिएबल बना के a + b = c कर सकते हो, या फिर हमने डायरेक्ट भी सीखा है कि किस तरीके से करा जा सकता है। एडिशन इज, एंड यहाँ पर क्या करेंगे, a + b, एंड देन
एंड यहाँ पर हमारा क्या हुआ, प्रोग्राम क्लास के लिए हमारे पास खत्म हो गया इंट मेन सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की है कि जब भी हम इनहेरिटेंस करते हैं तो हम कभी भी बेस क्लास के लिए, हमारे पास हमारी जो क्लास ए है वो यहाँ पर एक बेस क्लास की तरह पे काम कर रही है, बेस क्लास है, और हमारी जो क्लास बी है, क्लास बी इज और डिराइव्ड क्लास, ठीक है, और क्लास बी एक डिराइव्ड क्लास की तरह एक्ट कर रही है। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो हम हमेशा अपनी डिराइव्ड क्लास के लिए बनाते हैं, कभी भी ऑब्जेक्ट हम बेस क्लास के लिए नहीं बनाते हैं। इस बात का ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ऐसा करते क्यों है, बेस क्लास के लिए क्यों नहीं बनाते, डिराइव्ड के लिए क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब हम डिराइव्ड क्लास की बात करें तो डिराइव्ड क्लास के पास खुद के तो एडिशनल फीचर्स है ही है। क्लास बी के पास इंट बी नाम का वेरिएबल तो है, लेकिन इसी के साथ इसने क्या करा, इसने पब्लिकली क्लास ए का इंट ए वेरिएबल जो है उसको भी एक्सेस कर लिया है। तो हमको डबल डबल वेरिएबल, डबल डबल ऑब्जेक्ट बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्लास ए के भी जो भी मैटर है, कंटेंट है, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंट मेन के अंदर हम अपनी क्लास बी का नाम लिखने वाले एंड इसके लिए एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं b1, लेट इट बी। नाउ b1 के थ्रू हम क्या करने वाले हैं, बेस क्लास में जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था दैट वाज void input, हम उसको कॉल करवाने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा, हमने सिर्फ क्लास बी लिखी है, लेकिन ये हमको तीनों के तीनों फंक्शंस दिखा रहा है जो कि क्लास ए एंड क्लास बी दोनों के अंदर है। तो हम यहाँ पर void input को सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे, देन क्या करेंगे, यहाँ पर गेट डेटा की वैल्यू को प्रिंट करवाने वाले हैं एंड देन फाइनली एडिशन करवाने वाले हैं, तो सम को प्रिंट करवा देंगे, रिटर्न 0 कर देंगे एंड में एंड एग्जीक्यूट करेंगे अपने प्रोग्राम। सो द आउटपुट इज दैट एंटर द नंबर, फॉर एग्जांपल वी एंटर्ड 5 एंड द सेकंड नंबर इज 4। तो हमारे पास एडिशन आ गया, एडिशन क्या है, 9 है। तो हमारी डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने क्या करा, जो बेस क्लास के अंदर हमने फंक्शन डिफाइन कर रखा था उसको इसने एक्सेस कर लिया, ठीक है। नाउ अब अगर आप यहाँ पर void input को सिर्फ डिक्लेयर करना चाहते हो, इसकी डेफिनेशन अगर आप क्लास ए के बाहर भी प्रोवाइड करना चाहते हो तब भी ये एक्सेसिबल है। दिस इज अ स्मॉल होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड टू यू, कि आपको खुद से एक बार करके देखना है। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में वैसे तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट, बट लेट्स फर्स्ट राइट द डेफिनेशन। सो इन दिस, more than one class is inherited by another class। यहाँ पे another class का मतलब derived class है, by derived class, ठीक है। Now more than one class is inherited, that means that there are multiple base classes that are present in multiple inheritance, multiple base classes। You can get a question in MCQs like which inheritance supports multiple base classes or which inheritance has multiple derived classes। तो ये आपको पता होना चाहिए कि multiple base class की जब हम बात करते हैं we are talking about multiple inheritance, but when we are talking about multiple derived classes we are talking about hierarchical inheritance, ठीक है। इसको हम और ज्यादा डिटेल के अंदर करेंगे। Now multiple inheritance से हम क्या समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है एंड फॉर एग्जाम्पल क्लास डी है। If we go by the statement, it is saying that more than one class is inherited, that means the class that is being inherited is the base class। तो मेरे पास ये कौन सी क्लास है, बेस क्लास हो जाती है। by another class, that is the derived class। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर हमने ए बी एंड सी डी 4 क्लासेस लिए, जहाँ पे मैंने बोला that A class is inherited by D class, that means that A is acting as a base class and D is acting as a derived। In the second case I said that B class is inherited by D class, that means that B class is acting as a base class over here and D class is again acting as a derived class। Now when we come to the C, that is the third case, I said that C is also inherited by D। तो यहाँ पर हमारे पास जो C है ये भी एक बेस क्लास हो जाती है और हमारे पास जो D है वो अगेन एक डिराइव्ड क्लास हो जाती है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर that there are more than one classes that are being inherited by D class।
अगर मैं यहाँ पर ए बी एंड सी की जगह पे अगर सिर्फ ए एंड बी क्लास को भी अगर मैं इंक्लूड करती तो वो भी मल्टीपल इनहेरिटेंस में आता। बट अगर हम इसकी जगह पे सिर्फ एक क्लास को इंक्लूड कर रहे हैं, then it comes under single inheritance where one class is being inherited by only single derived class। ठीक है, so I hope the difference between these three figures is clear to you। Now let's do one program on this concept also। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम एक एडिशन का कोड लिखने वाले हैं। मैंने जब आपको सिंगल इनहेरिटेंस का कोड लिखवाया था वहां पे भी हमने एडिशन का ही लिया था। हम एक एग्जांपल को लेते हुए चलेंगे एंड वी विल सी दैट हाउ कैन वी अप्लाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन दिस सिंगल एग्जांपल। ठीक है, तो एडिशन के लिए यहाँ पर हमको नीड होगी 3 क्लासेस। ठीक है, 3 क्लासेस की नीड होगी। यहाँ पर व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग ए एंड बी एंड आई एम इनहेरिटिंग इट इनटू द सी क्लास। ठीक है, ए से हम एक वैल्यू को लेने वाले हैं, बी से हम सेकंड वैल्यू को लेने वाले हैं, थर्ड क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एडिशन को प्रिंट करवाने वाले हैं। सो लेट्स गो टू द कंपाइलर एंड राइट द कोड। सबसे पहले वील बी राइटिंग और हेडर फाइल #include iostream.h हम इंक्लूड नहीं करते एंड यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्लास ए बनाने वाले हैं। आप क्लासेस का नेम कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। नाउ प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर में विल बी डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। फॉर एग्जांपल ए इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। देन इन पब्लिक सेक्शन हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं, फॉर एग्जांपल void input। ठीक है, इसको हम डेफिनेशन यहीं पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और एल्स यू कैन यूज द scope resolution operator and provide the definition to this function outside the class also। Now cout enter the number। ठीक है, यहाँ पर हम नेक्स्ट लाइन के अंदर एंटर करवा देंगे ए के अंदर वैल्यूज। ठीक है, तो ये हमारा ए क्लास की डेफिनेशन हमने दे दी है। नाउ लेट्स मूव टू क्लास बी पे अब हम जाएंगे तो हमको यहाँ पे क्या करना है, क्या हमको क्लास बी का डिराइव्ड क्लास बनाना है या नहीं बनाना है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारे पास 2 बेस क्लासेस हैं, एक तो ए बेस क्लास है और सेकंड बेस क्लास इज द बी बेस क्लास। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, नो विजिबिलिटी मॉडिफायर नथिंग। ठीक है, जैसे हमने ए को डिक्लेयर करा है वैसे ही हम इसको भी डिफाइन करने वाले हैं। तो इसके अंदर भी प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इंट बी नाम से वेरिएबल बनाते हैं। पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाने वाले void get data में भी, देन इसमें भी सेम वैल्यूज को इनपुट करवाएंगे अपन, एंटर द नंबर एंड देन cn बी के अंदर एंटर करवा लेंगे वैल्यूज। ठीक है, नाउ लास्ट के अंदर हम एक सेमीकोलन को भी इंक्लूड करेंगे। नाउ हियर वी विल बी यूजिंग द विजिबिलिटी मॉडिफायर्स। नाउ सबसे पहले जिस क्लास को हम इनहेरिट करना चाहते हैं दैट इज क्लास ए। सबसे पहले मैं क्लास ए को इनहेरिट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी पब्लिक क्लास ए का नाम। ठीक है, नाउ हमने पढ़ा है मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में, जहाँ पे मुझे 2 बेस क्लास को इनहेरिट करना है तो कॉमा करके हम सेकंड अपनी क्लास का नेम लिख सकते हैं, पब्लिक बी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मैं सी क्लास के पब्लिक सेक्शन के अंदर क्लास ए के कंटेंट एंड क्लास बी के कंटेंट को इनहेरिट करना चाहती हूँ। ठीक है, अब वो प्रोटेक्टेड से पब्लिक के अंदर कैसे आते हैं, पब्लिक से पब्लिक में कैसे आते हैं, ये सारी की सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन द टेबल ऑल्सो। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द टेबल। द टेबल इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन योर MCQs ऑल्सो। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, यहाँ पे पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं void डिस्प्ले, क्योंकि हम यहाँ पर जो एक्चुअल वैल्यू है हमारी उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, इसको डेफिनेशन दे देते हैं cout एडिशन इज, एंड यहाँ पर हम कर देंगे, हमने सबसे पहले क्या वैल्यू ली है a एंड b, तो यहाँ पर a प्लस b को हम क्या करवा देंगे, आउटपुट की फॉर्म में लिख देंगे एंड लास्ट में सेमीकोलन एंड देन इंट मेन सेक्शन पे जाएंगे। नाउ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक बात बताई थी कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम हमेशा डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं रादर ऑफ द बेस क्लास। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बेस क्लास के कंटेंट्स कहीं ना कहीं से हम इनहेरिट कर रहे हैं। कौन इनहेरिट कर रहे हैं, डिराइव्ड क्लास उन्हें इनहेरिट कर रही है। सो इनडायरेक्टली वी कैन यूज द कंटेंट्स ऑफ द बेस क्लास ऑल्सो। तो यहाँ पर हमारी डिराइव्ड क्लास है सी। लेट मी जस्ट राइट ओवर हियर
कि हमारी जो क्लास ए है इट इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास और क्लास बी इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ बेस क्लास एंड हमारी जो सी क्लास है इट इज एक्टिंग एज अ derived class. Derived class. Also you can write multi-level, multiple inheritance over here. Multiple inheritance. ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम के अंदर भी अगर लिख कर आओगे तो यही कमेंट्स का यहाँ पर यूज होता है. कमेंट्स हम इसीलिए पढ़ते हैं. नाउ हमने अपनी सी क्लास का नेम लिखा. लेट्स मेक वन ऑब्जेक्ट फॉर दिस. C1 हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया. डॉट यहाँ पर हम C1 डॉट यहाँ पर लिखते हैं. तो यहाँ पर हमको क्या हुआ, 3 फंक्शंस विजिबल हो जाते हैं यहाँ पर. void input that is the function of class A, get data it is the function of class B and display is the function of class C. सबसे पहले हमको इनपुट करवानी है वैल्यू, तो हम सबसे पहले इनपुट कर लेंगे. then C1 डॉट get data to get the value of B. ठीक है, एंड देन हम करवाने वाले हैं डिस्प्ले. C1 डॉट डिस्प्ले करवा देंगे. लास्ट में अपन रिटर्न 0 लिखकर execute the program. Okay, so let's enter the numbers. For example, I entered 4 and 5. The addition is coming out to be 9. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा, सबसे पहले हमने क्लास A के फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाया. तो हमको वैल्यू लेनी है 4 यहाँ पर. एंड जब हमने क्लास B के फंक्शन को कॉल करवाया तो भी हमको वैल्यू देनी थी. एंड लास्ट में हमारे पास एडिशन यहाँ पर प्रिंट होकर आया, जो भी हमने वैल्यूज दी थी अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, सो आई डोंट होप सो कि आप इस प्रोग्राम को और ज्यादा डिटेल्ड के अंदर समझाने की जरूरत है, बिकॉज मैंने आपको हर एक स्टेप पे बताया कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और आउटपुट कैसे आ रहा है हमारे पास. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द अनदर इनहेरिटेंस. हमने सिंगल इनहेरिटेंस कवर कर लिया है, मल्टीपल इनहेरिटेंस कवर कर लिया. नाउ वील बी कवरिंग अनदर इनहेरिटेंस दैट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वैसे आपने पहले से पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, पहले से हमने इसको कवर अप कर लिया है. सो मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, वन क्लास इज बीइंग इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास and in turn that class also gets inherited by another class. अब इसका मतलब क्या है, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिखा है कि एक क्लास. सबसे पहले इसको हम विजुअली थोड़ा सा समझेंगे. Here one class is being inherited by another class. That means अभी तो हमने बात करी है 2 क्लासेस की. जो A क्लास है, B क्लास A क्लास को इनहेरिट कर रही है. ठीक है, एंड इन टर्न मीन्स कि हम B की बात कर रहे हैं. दैट क्लास ऑल्सो गेट्स इनहेरिटेड बाय अनदर क्लास. दैट मीन्स अब यहाँ पर कोई C क्लास आ गई है जो कि B क्लास को इनहेरिट कर रही है. दैट मीन्स कि A के जो भी कंटेंट था, A के जो भी फीचर्स थे, वो सारे के सारे हमारे पास B क्लास के अंदर आ गए. A के फीचर्स थे, फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज द फीचर ऑफ A. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ B, तो इसके पास B के फीचर्स आएंगे प्लस A के फीचर्स आएंगे. नाउ जब हम C क्लास की बात कर रहे हैं तो इसने किसको इनहेरिट करा है, इसने सिर्फ B क्लास को इनहेरिट करा है, इसने A क्लास को इनहेरिट नहीं करा. बट अगर देखा जाए तो इसने इनडायरेक्टली A को भी इनहेरिट कर लिया. हमने फिजिक्स में बहुत बार ये पढ़ा है दैट इफ A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, then C is also directly proportional to A. ठीक है, यहाँ पर अभी हम फिजिक्स की बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एनोलॉजी कि हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं. That if B class is inheriting the class A and C is inheriting the class B, तो C के पास हमारे पास तीनों क्लास के जो फीचर्स हैं वो हमारे C क्लास में होने वाले हैं. इसके पास C के भी फीचर्स होंगे प्लस B के फीचर्स होंगे यहाँ पर, और B के पास क्या है, B है प्लस A है, तो इसके पास A के भी फीचर्स आ गए. B तो इसने इनहेरिट करा ही है और C के फीचर्स तो इसके पास खुद ही आएंगे. ठीक है, तो इसको भी हम एक बार प्रोग्राम में करके देखते हैं. एडिशन का ही प्रोग्राम करने वाले हैं, सेम प्रोग्राम करने वाले हैं बट इन अ डिफरेंट वे. ठीक है, मैं आपको एक न्यू स्लाइड पे लिख कर दिखा देती हूँ प्रोग्राम को. सबसे पहले अपनी हेडर फाइल्स, then using namespace std,
ठीक है, अब यहाँ पर एक नेम स्पेस, यस, अब यहाँ पर हमने एक क्लास बनाई क्लास ए बनाई। अब इसके जो भी कंटेंट्स हैं वो हम मल्टीपल वाले से ले लेते हैं एक बार, सेम ही चीजें हैं, जस्ट टू सेव द टाइम आई एम डूइंग दिस। तो प्रोटेक्टेड के अंदर हमने इंट ए एक वेरिएबल बना लिया, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया जो कि ए की वैल्यू को यूजर से इनपुट करवाने वाला है। ठीक है, ये हो गया। नाउ क्लास बी बनाते हैं। हियर क्लास बी इज इनहेरिटिंग क्लास ए। यहाँ पर हम लिख देते हैं पब्लिक ए, अपनी क्लास का नेम हमने यहाँ पर लिख दिया। नाउ क्लास बी के अंदर भी हम सेम चीजें करने वाले हैं, बी की वैल्यूज को हम लेने वाले हैं यहाँ पर। तो प्रोटेक्टेड सेक्शन के अंदर हमने बी एक वेरिएबल बनाया, पब्लिक सेक्शन के अंदर हमने बी की वैल्यूज को इनपुट करवा लिया यूजर से। नाउ एक क्लास सी बनाएंगे यहाँ पर। नाउ क्लास सी किसको इनहेरिट कर रही है? क्लास बी को इनहेरिट कर रही है, पब्लिक बी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर फिर हम एक पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बना देंगे, void display, and then we will get cout addition is this, and यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, a प्लस बी, ए की वैल्यूज जो हमने क्लास ए के अंदर इनपुट करवाई है, बी की वैल्यूज जो हमने क्लास बी के अंदर इनपुट करवाई है। डोंट गेट कंफ्यूज ओवर हियर। एंड देन इंट मेन सेक्शन के अंदर नाउ हमारे पास यहाँ पर कंफ्यूजन ये आता है that here we are having two base classes and two derived classes। इसको थोड़ा सा हम एनालाइज करते हैं कि हमने यहाँ पर करा क्या। हमने यहाँ पर क्लास ए बनाई एंड देन हमने लिखा क्लास बी पब्लिक ए, क्लास सी बनाई एंड देन हमने लिखा यहाँ पर पब्लिक बी। अब इन तीनों ही केसेस को हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। यहाँ पर जब फर्स्ट केस की हम बात करते हैं तो हमारी जो क्लास ए है इट इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास फॉर क्लास बी, जहां पर क्लास बी हमारी डिराइव्ड क्लास की तरह काम कर रही है। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास आता है व्हेन क्लास बी इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास एंड क्लास सी इज एक्टिंग एज अ डिराइव्ड क्लास। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हम ऑब्जेक्ट किस क्लास के लिए बनाए, क्योंकि एक जगह पे तो क्लास बी डिराइव्ड है लेकिन दूसरी जगह क्लास बी हमारी बेस क्लास बन जाती है। तो इस सिनेरियो के अंदर हम देखते हैं कि हमारी जो एंड में क्लास है वो कौन सी है जो कि सिर्फ और सिर्फ डिराइव्ड है। इट इज नॉट बेस, ओनली डिराइव्ड क्लास। सो अगर हम यहाँ पर ओनली डिराइव्ड क्लास की बात करें तो हमारे पास आती है क्लास सी। क्लास सी इज द ओनली क्लास ओवर हियर दैट इज डिराइव्ड, वरना हमारे पास जो क्लास बी है वो बेस क्लास की तरह भी एक्ट कर रही है, वो डिराइव्ड क्लास की तरह भी एक्ट कर रही है। ठीक है, और हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारी C++ है, वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। सो अगर हम बॉटम से देखेंगे क्लास ए, क्योंकि जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हम अपनी क्लास सी के लिए बनाने वाले हैं, तो हम क्लास सी पे आएंगे। सबसे पहले वो पढ़ेगा पब्लिक बी, तो क्लास सी के लिए पब्लिक बी दैट इज द क्लास बी विल एक्ट एज अ बेस क्लास। और अगर क्लास बी एक बार बेस क्लास बन गई तो आप बी का तो ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम रन कर रहा होगा। देन यहाँ पर एक अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे, C1 नेम से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो C1 डॉट करेंगे सबसे पहले। हमारे पास यहाँ पर वापस से हमको 3 फंक्शंस मिल रहे हैं। 3 क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर जब बी क्लास को इनहेरिट करा तो हमारे पास ऑलरेडी ए क्लास के सारे फीचर्स एक्सेसिबल हो चुके हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर करने वाले C1 डॉट इनपुट सबसे पहले एंड देन करेंगे C1 डॉट गेट डेटा, इसके बाद C1 डॉट डिस्प्ले। ठीक है, लास्ट में कर देंगे रिटर्न 0 एंड दैट्स इट। सो द आउटपुट इज एंटर द नंबर। फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड 3 and 10, so the addition is 13. Enter the number for 3, that is the function of class A, and जब हमने 10 एंटर करा that was the function of class B, and addition हमको मिला है by class C। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि हमने एडिशन प्रोग्राम को, सिंगल प्रोग्राम को हमने 3 डिफरेंट इनहेरिटेंस अभी तक करके देखा है एंड एवरी टाइम द रिजल्ट रिमेन सेम।
तो अगर आपके पास इनहेरिटेंस का एक क्वेश्चन आता है एंड द क्वेश्चन इज ऑफ 5 मार्क्स, और अगर आपको बोला जाए कि आपको इनहेरिटेंस का ही लिखना है एंड यू कैन यूज एनी टाइप ऑफ इनहेरिटेंस ओवर देयर, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, जो भी आपको फिजिबल लगे, जो भी आपको इजी लगता है यूज करना, तो आप यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर कि जो भी इनहेरिटेंस आप लिख रहे हो आपको उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम ऑल्सो यू शुड एटलीस्ट राइट 2 to 3 लाइन्स अबाउट द प्रोग्राम, व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग इन इट। ठीक है, ऑल्सो आउटपुट तो हम लिखते ही हैं। सो मैंने आपको हायरार्किकल का जब एक ओवरव्यू दिया था, आई टोल्ड यू दैट हियर when one base class is inherited by multiple derived classes, तो इस टाइप की इनहेरिटेंस में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होती है एंड ओनली वन बेस क्लास इज प्रेजेंट। लेकिन जब हमने मल्टीपल की बात करी थी तो वहां पर क्या था, वी वर हैविंग मल्टीपल बेस क्लासेस एंड ओनली वन डिराइव्ड क्लास। तो अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अच्छे से आता है, सो हायरार्किकल इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ओनली वन बेस क्लास है यहाँ पर, दैट इज ए। A is the base class over here and B and C are the derived classes over here. B and C classes क्या कर रही है, A की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको इनहेरिट कर रही है। ये बिल्कुल हायरार्की की तरह चलता है, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स से आप आए हो, आपके सिबलिंग्स आए, तो इसी तरीके से हम हायरार्किकल इनहेरिटेंस के अंदर भी पढ़ते हैं। अब अगर आप इसको और ज्यादा बाइफरकेट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन हम अभी फर्स्ट लेवल तक इसको करने वाले हैं। नाउ लेट्स डू वन एग्जांपल। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ये मान लेते हैं कि हम एक बेस क्लास बनाने वाले एनिमल नाम की हमारे पास बेस क्लास होने वाली है एंड हम यहाँ पर 2 डिराइव्ड क्लासेस बनाने वाले हैं। फर्स्ट विल बी डॉग, द सेकंड विल बी कैट। अब क्या होता है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हर एनिमल के अंदर सेम होते हैं, एटलीस्ट फॉर द एनिमल्स दैट वी हैव रिटन ओवर हियर। डॉग के पास भी 4 फीट्स होते हैं, कैट के पास भी 4 फीट्स ही होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोनों ही एनिमल्स हैं। ये क्या है, इन दोनों क्लासेस के अंदर सिमिलर आने वाले। लेट्स राइट इट्स कोड। तो सबसे पहले अपन अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, हैश इंक्लूड iostream and then using namespace std। अब यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं एनिमल के नेम से। क्लास एनिमल बनाई हमने यहाँ पर। क्लास एनिमल के अंदर हम पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल void int, दिस इज दी फंक्शन जो कि हमने यहाँ पर बनाया है एंड इसके अंदर हम इसको डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे, सी आउट कर देंगे that this animal eats food। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमने यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिया। नाउ ये हमारी बेस क्लास की डेफिनेशन पूरी हो चुकी है। एक और हम एक डिराइव्ड क्लास बनाने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास डॉग बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास डॉग में क्लास एनिमल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि ऐड होंगे, दैट इज कि दिस एनिमल ईट्स फूड। मैं चाहती हूँ कि जब मैं क्लास डॉग के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाऊं तो ये फंक्शन भी कॉल होना चाहिए, तो इसको हम इनहेरिट करवा लेंगे पब्लिकली। विजिबिलिटी स्पेसिफायर लिखेंगे एंड देन वी विल राइट द नेम ऑफ द क्लास, फ्रॉम दैट वी हैव टू इनहेरिट। ठीक है, यहाँ पर भी पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं void bar फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एंड देन यहाँ पर सी आउट के अंदर करवा लेंगे तो डॉग। आप कुछ भी प्रिंट करवाना चाहो आप प्रिंट करवा सकते हो, इट इज जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम्पल जो कि मैं आपको लेके दिखा रही हूँ। ये एग्जाम के अंदर भी इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर भी। नाउ एक और क्लास हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, क्लास कैट। नाउ दिस इज ऑल्सो एनिमल, तो इसको भी हम पब्लिकली इनहेरिट करने वाले हैं एनिमल से। तो भी हम पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे void देन यहाँ पर सी आउट द कैट। ठीक है, ये हमने कर लिया। देन क्लास के अंदर सेमीकोलन को ऐड कर देंगे। अब इंट मेन सेक्शन पे आ जाओ। अब यहाँ पर हमने पहले जब हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था तो हमने बात करी थी कि हम कभी भी बेस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाते।
लेकिन हम हमेशा डिराइव्ड क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फॉर हायरार्किकल इनहेरिटेंस हमारे पास 2 डिराइव्ड क्लासेस है, इन दोनों के लिए ही ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्लास डॉग के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेट्स राइट द नेम ऑफ द क्लास एंड D1। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट डॉग क्लास के लिए बना लिया। अब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम कैट क्लास के लिए बना लेते हैं C1। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर हमेशा याद रखनी है कि जब भी हम डिराइव्ड क्लासेस के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं एंड व्हेन देयर आर मोर देन 1 डिराइव्ड क्लासेस, तो हमेशा सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने हैं। ऐसा नहीं करना कि हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया एंड देन हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू फंक्शंस को कॉल करवा दिया एंड देन हम दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आपको एरर मिल सकती है। सबसे पहले प्रिंट करवाने वाले हैं D1.eat को एंड देन D1.bar एंड देन सिमिलरली C1.eat करेंगे एंड D1. इन फंक्शंस को कॉल कराएंगे एंड रिटर्न 0 एंड लेट्स एग्जीक्यूट। ओके, सो द आउटपुट इज द फॉलोइंग, दिस एनिमल ईट्स फूड। एंड यहाँ पर ये थोड़ा सा मर्ज हो गया बिकॉज वी हैव नॉट यूज्ड बैकस्लैश n ओवर हियर। बैकस्लैश n को यूज कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर लेते हैं एंड हियर ऑल्सो। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं एक बार। यस, तो अब हमारे पास प्रिंट होकर आया है। ये तो हमारा जो फर्स्ट 2 लाइंस है दिस इज फॉर द डॉग क्लास एंड जो नेक्स्ट 2 लाइंस है ये हमारे लिए कैट क्लास के लिए। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही बेस क्लास बनाई है एनिमल एंड उसके जो फीचर्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो हमने बाकी की डिराइव्ड क्लासेस के अंदर इनहेरिट करवा लिए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है वो काम करता है। अगर आप यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हो, एडिशन को करवाना चाहते हो, तो आप वो भी करवा सकते हो यहाँ पर। देन हम पढ़ने वाले हैं अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बाद। लेट्स पुट द हेडिंग फर्स्ट, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ है, बस हमको थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझना है। हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, व्हेन वी आर कंबाइनिंग मोर देन 1 इनहेरिटेंस टुगेदर, मोर देन 1 इनहेरिटेंस टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने 4 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की बात कर ली है। हमने बात कर ली है सिंपल की, मल्टीपल की हमने बात कर ली है, मल्टी लेवल की हम बात कर चुके हैं एंड अभी हमने हायरार्किकल की भी बात करी। तो अगर मैं इन चारों इनहेरिटेंस में से किसी भी 2 इनहेरिटेंस को, 2 इनहेरिटेंस या फिर 3 इनहेरिटेंस, या फिर अगर मैं चारों को कंबाइन कर दूं, तो मेरे पास क्या बनकर आएगा, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। अब इसके काफी सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसको आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम आज जो एग्जांपल करने वाले हैं उसके अंदर हम सबसे पहले यूज करने वाले हैं हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस एंड देन हम यूज करने वाले अपना हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इन दोनों इनहेरिटेंस को कंबाइन करके हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस का क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ क्लासेस लूँ, फॉर एग्जाम्पल ए इज द क्लास ओवर हियर। अब अगर मुझे ए को इनहेरिट करवाना है, बी एंड सी आर 2 डिराइव्ड क्लासेस जो कि ए को इनहेरिट करेंगे। ठीक है, इतना तो अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया है। अब इसके अंदर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को किस तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। देखो, हायरार्किकल का क्या कॉन्सेप्ट होता है कि इसके पास सिर्फ एक बेस क्लास होती है एंड मल्टीपल डिराइव्ड क्लासेस होती है। ठीक है, यहाँ पर आप अगर सिर्फ 1 डिराइव्ड क्लास लिख दोगे तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, यानी हायरार्किकल नहीं आता है। आ जाता है यहाँ पर सिंगल इनहेरिटेंस, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इट इज सिंगल, इट इज नॉट सिंगल। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक बेस क्लास है एंड देयर आर 2 डिराइव्ड क्लासेस, दैट मींस कि यहाँ तक ये हायरार्किकल तो हो गया। अब अगर मुझे मल्टीपल बनाना है इसको, मल्टीपल का कॉन्सेप्ट होता है दैट इट कंटेन्स मोर देन 1 बेस क्लास एंड अ सिंगल डिराइव्ड क्लास। तो अगर मैं यहाँ पर एक और क्लास बना दूं एंड इसके जो फीचर्स हैं, द फीचर्स फ्रॉम बी एंड सी आर गेटिंग इनहेरिटेड इन द क्लास डी, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक मल्टीपल इनहेरिटेंस बन जाएगा। अब इसमें हम 2 केसेस की बात कर सकते हैं, जैसा कि अभी तक हम करते हुए आए हैं। केस 1 में हम सिर्फ यहीं तक का एज्यूम कर रहे हैं कि हमारी जो ए क्लास है इज एक्टिंग एज अ बेस क्लास एंड बी एंड सी आर एक्टिंग एज डिराइव्ड क्लासेस। ठीक है, सेकेंड केस हमारे पास क्या बनता है, सेकेंड केस हमारे पास ये वाला बनता है, दिस पोर्शन।
that B and C are acting as base classes for class T that is acting as a derived class. तो अगर पूरे क्वेश्चन को हम ध्यान से समझे, पूरे डायग्राम को हम ढंग से एनालाइज करें, तो हमको ये पता चलेगा कि हमारे पूरे प्रोग्राम में एट द एंड हमारे पास सिर्फ एक ही डिराइव्ड क्लास आती है, दैट इज द क्लास टी। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे हाइब्रिड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस के लिए, तो हम हमेशा जो हमारे पास लास्ट में जो डिराइव्ड क्लास बच जाती है, जो कि दोबारा से बेस क्लास नहीं बन रही है, उसके लिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं। नाउ इसको हम करके देखते हैं एक बार। इसमें हम कोई बहुत ही बड़ा लॉजिक नहीं लगाने वाले हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड हम यहाँ पर टर्म्स को लेने वाले हैं। सबसे पहले हेडर फाइल, फाइल स्ट्रीम, देन यूजिंग नेमस्पेस std। यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं बेस के नाम से, क्लास बेस बना ली हमने यहाँ पर। नाउ इसके अंदर हम पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाएंगे, void बेस के नाम से बना लेते हैं फंक्शन हम यहाँ पर। ओके, सो void शो बेस इसको कर लेते हैं, वरना हमारे जो क्लास का नेम है वो बिल्कुल सेम ही हो जाएगा इससे। यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं दिस इज अ बेस क्लास, ठीक है। साथ में बैकस्लैश n को भी प्रिंट करवा लेंगे। तो ये क्या करा, हमने बेस क्लास के लिए डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी। नाउ एक और क्लास यहाँ पर बनाने वाले हैं, हम इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझेंगे कि अभी तक हमने क्या करा, हमने ये वाला पार्ट कर दिया, हमने अपनी बेस क्लास बना दी और वो भी एक बनाई है, दैट इज ए। अब सेकंड स्टेप आता है हमारे पास टू क्लासेस बनाने का, बी क्लास एंड सी क्लास। नाउ जब हम यहाँ पर क्लास बी बनाने वाले हैं, तो आई विल राइट डिराइव वन। हम यहाँ पर फर्स्ट डिराइव्ड क्लास बनाने वाले हैं अपनी, तो डेफिनेशन प्रोवाइड करेंगे पब्लिक सेक्शन में। नाउ क्योंकि हम इसको बेस क्लास से इनहेरिट भी करवा रहे हैं, तो इसीलिए हमको यहाँ पर एक विजिबिलिटी मॉडिफायर लिखना पड़ेगा। पब्लिक के लिए मुझे करना है बेस, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, जो हमारी डिराइव्ड वन क्लास है, इट विल इनहेरिट द फीचर्स फ्रॉम बेस क्लास। पब्लिक सेक्शन के अंदर एक फंक्शन बना लेंगे void शो, एंड इसके अंदर सी आउट करवा देंगे दिस इज डिराइव्ड वन क्लास derived from base क्लास, ठीक है। कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। देन हम एक और क्लास बनाने वाले हैं, क्लास derive2। और derive2 को हम किससे डिराइव करवाना चाहते हैं, बेस क्लास से। मैं चाहती हूँ कि बेस क्लास के जो भी फीचर्स है उसके अंदर भी मुझे मिलने चाहिए। यहाँ पर पब्लिक सेक्शन बनाएंगे, उसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे शो टू नाम से फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर, void शो टू, सी आउट, एंड सेम स्टेटमेंट हम यहाँ पर भी प्रिंट करवा देंगे, बस इसको हम कर देंगे derived2 क्लास। यस, इसको कर देंगे derived2 क्लास दैट इज derived फ्रॉम द बेस क्लास। यहाँ पर \n, प्रॉपर विजिबिलिटी का ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ तक कर लिया है, देखो हमने ए क्लास बना ली, हमने बी बना लिया, हमने सी बना लिया। अब हमको क्या बनाना है, हमको डी क्लास बनानी है। यहाँ तक हम पूरा का पूरा हायरार्किकल वाला अभी तक कर चुके हैं। अब हमको इसको हाइब्रिड के अंदर लेकर आना है, ठीक है। अब हाइब्रिड के लिए सबसे पहले हम क्लास हाइब्रिड डिराइव्ड बना लेते हैं, क्लास का नाम हाइब्रिड डिराइव्ड। अब मुझे इसको किससे डिराइव करवाना है, मुझे इसको दो क्लास से डिराइव करवाना है। फर्स्टली it would be derived one class and the second would be derived two class। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले public derived one, एंड इसी के साथ मुझे उसको किससे डिराइव करवाना है, public derived two से करवाना है, derived two, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके अंदर पब्लिक सेक्शन के अंदर हम एक और फंक्शन बनाते हैं, void display नाम से बना लेते हैं, एंड इसके अंदर भी प्रिंट करवाएंगे अपन सी आउट दिस इज अ हाइब्रिड derived class derived from derived one and
डिराइव्ड टू क्लास। ठीक है, इस तरीके का कुछ स्टेटमेंट अपन यहाँ लिखेंगे एंड लास्ट के अंदर बैकस्लैश n लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक जो यहाँ पर हमने डी क्लास बनाई, इसको हमने नाम दिया है हाइब्रिड डिराइव्ड। हाइब्रिड डिराइव्ड का हमने इसको नाम दिया है एंड जो बी क्लास है एंड सी क्लास है उसको हमने डिराइव करवा लिया है, इनहेरिट करवा लिया है इन द क्लास डी। एंड देन लास्ट के अंदर हम इंट मेन सेक्शन बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर हम जो ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं, ऑब्जेक्ट हम बनाने वाले हैं हमारी हाइब्रिड डिराइव्ड क्लास के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि बेस क्लास के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है, इतनी बात क्लियर है ना। हमारी जो ये डिराइव्ड 1 है और डिराइव्ड 2 है, ये हमारे जो केस 2 है फॉर हाइब्रिड डिराइव्ड क्लास, डिराइव्ड 1 एंड डिराइव्ड 2 आर एक्टिंग एज अ बेस क्लास, इसलिए हम इसके लिए भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अगर हम हाइब्रिड डिराइव्ड की बात करें तो इट इज नॉट एक्टिंग एज अ बेस क्लास फॉर एनी अदर क्लास, तो हम इसके लिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाने वाले हैं हाइब्रिड डिराइव्ड। एंड इसके लिए फॉर एग्जाम्पल हम ओबीजे ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, obj1 नाम रख लेते हैं इसका। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी जो हाइब्रिड डिराइव्ड क्लास थी उसके लिए हमने ऑब्जेक्ट 1 बनाया। नाउ डिराइव्ड 1 एंड डिराइव्ड 2 को हम यहाँ पर क्या करवाने वाले, इनहेरिट करवाने वाले। तो सबसे पहले लिखते हैं obj1 डॉट, सबसे पहले हम यहाँ पर किसको करवाने वाले हैं, शो टू फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे, इसको कॉल करवा लेंगे। देन हम यहाँ पर कॉल करवाएंगे obj1 डॉट शो 3 को कॉल करवाएंगे यहाँ पर। एंड देन लास्ट के अंदर obj1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन को हम यहाँ पर कॉल करवाने वाले हैं एंड लास्ट में रिटर्न 0 एंड एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। ओके, सो द आउटपुट इज विजिबल ओवर हियर दैट दिस इज क्लास, दैट दिस इज डिराइव्ड क्लास 1 derived from base class and this is derived class 2 derived from base class। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, जो भी हमने डिराइव 1 को बेस क्लास से डिराइव करवाया था एंड डिराइव 2 को, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुके हैं। ऑल्सो हमने जो हाइब्रिड डिराइव क्लास को यहाँ पर प्रिंट करवाया वो भी हमारे पास डिराइव होकर यहाँ पर आ चुके हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस प्रोग्राम, वी आर नॉट एबल टू कॉल द फंक्शन ऑफ द बेस क्लास ओवर। यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर हमने बेस क्लास का एक भी फंक्शन कॉल नहीं करा है, हमने डिराइव 1 क्लास का फंक्शन कॉल कर लिया, हमने डिराइव 2 क्लास का फंक्शन कॉल करा एंड हाइब्रिड डिराइव क्लास का फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल करा। बट यहाँ पर जब आप बेस क्लास का फंक्शन कॉल करोगे तो आपको एरर मिलेगी। अब एरर क्यों मिलती है, यहाँ पर हम एक न्यू प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं, इसको हम बोलते हैं डायमंड प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं, डायमंड। Now, diamond problem is a common issue in hybrid inheritance. It occurs basically when a class inherits from two classes that both inherit from a single common base class. जो हमने अभी करा है, यहाँ पर मैंने अभी क्या बोला, that when a class inherits from two classes, यहाँ पर हम अभी क्लास D की बात कर रहे हैं, that class D is inheriting features from B class also and C class also। दो क्लासेस से ये फीचर्स को इनहेरिट कर रही है एंड both inherit from a common single base class। तो यहाँ पर जो हमारे पास B क्लास है और C क्लास है, ये सिर्फ एक बेस क्लास से अपने फीचर्स को इनहेरिट कर रहा है, लीड टू मल्टीपल कॉपीज ऑफ द बेस क्लास बीइंग प्रेजेंट इन द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एम्बिग्यूटी होती है, एम्बिग्यूटी एंड रिडंडेंसी वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जब भी हम बेस क्लास के फंक्शन को कॉल करवाने की कोशिश करते हैं तो हमको एरर फेस करनी पड़ती है। बट अगर आपको बेस क्लास का फंक्शन कॉल करवाना है तो आप इन दोनों में से, जो हमने डिराइव 1 एंड डिराइव 2 क्लासेस बनाई है, अगर इन दोनों में से किसी एक का भी ऑब्जेक्ट बनाकर बेस क्लास के फंक्शन को कॉल लगाओगे तो फिर आपको कोई भी एरर नहीं आएगी। यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं इसको। सबसे पहले लिखते हैं डिराइव 1, मैं यहाँ पर सिर्फ एक को कॉल करवा कर दिखाऊंगी। ऑब्जेक्ट 2 बना लिया मैंने इसके लिए। ऑब्जेक्ट 2 डॉट करेंगे जैसे, तो हमको यहाँ पर एक फंक्शन क्या है इसका, शो, तो उसको शो को हम यहाँ पर प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमको कोई भी एरर नहीं मिलेगी क्योंकि जो हमारी बेस क्लास थी उसको हमने जिसमें इनहेरिट करा है, हम उसी से उसको क्या करवा रहे हैं, प्रिंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पर आउटपुट में हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होकर आया दैट दिस इज अ बेस क्लास। बेस क्लास प्रिंट होकर किसकी वजह से आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 दैट वी हैव जस्ट मेड ओवर हियर।
इसकी वजह से सबसे पहले हमने शो फंक्शन को कॉल करवाया जो कि हमारी बेस क्लास में प्रेजेंट है, एंड देन हमने शो 2, शो 3 एंड डिस्प्ले को कॉल करवाया जो कि हमारी अदर 2 डिराइव्ड क्लासेस के अंदर प्रेजेंट है थ्रू हाइब्रिड डिराइव्ड क्लास। ठीक है, तो ये एक डायमंड प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you face any issue, if you face any difficulty in this particular lecture, do let me know in the comment section. And thanks for watching this video. I'll meet you in the next video. Thank you so much.